नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल। और अब वक्त हो चला है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाउनलोड का, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैनल इनका। और मैंने पिछले 4 सालों में इस पॉइंट को या इस बात को अलग अलग वीडियोस में, अलग अलग कॉन्वर्सेशंस में, इवन लाइव सेशंस में इस बात को मैंने शेयर किया है। लेकिन आज जो ये मैं वीडियो बना रही हूँ स्पेशली और सिर्फ इसी टॉपिक को डेडिकेट करके बना रही हूँ। तो आप में से कई लोगों ने सुना होगा कलयुग के बारे में, डार्क एज के बारे में। आप में से कई लोगों ने सुना होगा आजकल कि हमारा एज ऑफ असेंशन हो रहा है या हम एज ऑफ असेंशन में जा चुके हैं। आपने ये बातें भी सुनी होंगी कि द्वापर युग फिर से आ रहा है। और ये तो अभी आपको सुनने में आ रहा है, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे थे जब 2020 आया था कि सब कुछ रीस्टार्ट हो जाएगा और सतयुग फिर से आ जाएगा। उस वक्त भी मैंने वीडियो बनाया था, क्लैरिटी दी थी लोगों को कि अभी सतयुग एकदम से नहीं आएगा, सतयुग ऐसे नहीं आता। सतयुग के आने से पहले एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जो फॉलो किया जाता है। इस डेडिकेटेड वीडियो के थ्रू मैं आज आपको बताऊंगी कि हम युगा साइकिल को कैसे अंडरस्टैंड करें, क्यों पिछले कुछ सालों में यानी कि 2000 जैसे ही शुरू हुआ, हमारी 21st सेंचुरी जैसे शुरू हुई तो वैसे ही सारी चेंजेस आने लग गए, बहुत मेजर लेवल के चेंजेस आने लग गए। उससे पहले जो चेंजेस थे वो थोड़े थोड़े स्लो थे, लेकिन अब एकदम से एक बूम आया है और ये बूम फिर से आएगा। आपको मैं बताऊंगी कि कैसे लोगों की लाइफ स्पैन बढ़ेगी, कैसे लोग ज़्यादा लंबे समय तक जवान रहेंगे। जी हाँ, ये भी होने वाला है अब बहुत जल्दी। इतनी जल्दी लोग बूढ़े नहीं होंगे, इतनी जल्दी लोग मरेंगे नहीं। बाकी अगर किसी की वाकई में अकाल मृत्यु ही लिखी हुई है या फिर किसी और का कोई एक्सीडेंटल डेथ है, कुछ और है, तो वो तो होनी है। लेकिन जो मैं ये आपको बता रही हूँ ये एवरेज लोगों की बात बता रही हूँ, जो हम एवरेज लाइफ स्पैन की बात कर रहे हैं और एवरेज यूथ की हम जो बात कर रहे हैं ये उसकी बात हो रही है। ये भी आप देखेंगे आने वाले 10 से 15 सालों में चेंज होएगा। और कई लोगों को तो देख के बताना मुश्किल हो जाएगा कि उनकी असली एज आखिर है क्या। इसमें से कुछ लोग जो होंगे वो नेचुरली ब्यूटीफुल होंगे, नेचुरली यूथफुल रहेंगे, और कुछ लोग जो हैं वो कोई ना कोई केमिकल का सहारा लेके, सर्जरी का सहारा लेके, बोटॉक्स का सहारा लेके रहेंगे। आने वाले समय में बहुत क्लियरली दिखने लगेगा कि राक्षस कौन है, यक्ष कौन है, और तामसिक जीवन जीने वाले कौन है, मनुष्य योनि के कौन है, डिवाइन यानी कि दैविक ऊर्जा के लोग कौन है। आने वाले समय में ये चीज़ें बहुत क्लियरली आपको नज़र आने लगेंगी। तो काल का चक्र जो है वो मूव कर रहा है। मैं एक और बात बोलती हूँ कि आपको आने वाले समय में, जैसे ये सेक्सुअलिटी की प्रॉब्लम्स तो चल ही रही हैं काफ़ी टाइम से धरती पे, इनमें भी चेंजेस दिखेंगे और साथ ही साथ रिलेशनशिप डायनामिक्स भी बदलेंगे। जैसे कि लोगों की एक से ज़्यादा शादियाँ हो सकती हैं, लोगों की पॉलीमरस ज़िंदगी हो सकती है, कुछ लोग इसको जानबूझ के अडॉप्ट करेंगे। ऐसा माहौल बन जाएगा जिसमें कि बहुत तरह के लोग, विविध प्रकार के लोग रहेंगे और लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखेंगे। दूसरा, सोलर प्लेक्सिस चैंटिंग का और शरणागति का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। ये कोई भी डेवलप कर सकता है, ये आप भी कर सकते हो, ये कोई भी घर बैठे बैठे भी कर सकता है। लेकिन उस इंसान को बहुत डेडिकेशन के साथ इनर वर्क करना पड़ेगा और सब कुछ अपने अंदर ही ढूंढना पड़ेगा। बाहर जो भी होता है स्पॉन्टेनियस, इट्स ओके, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन उसके बाद जब आप उसे ऑब्जर्व करते हो, उसे एनालाइज करते हो, तब आप ये सोच सकते हो कि मेरे साथ यदि ये हुआ तो क्यों हुआ। क्योंकि ये जो संसार है ये एक दर्पण है और दर्पण में वही दिखता है जो है। अब अगर हमें हमारी खुद की नाक पसंद नहीं है तो उसमें दर्पण की कोई गलती नहीं है। अगर हमें हमारे खुद के बाल पसंद नहीं है, हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, तो उसमें दर्पण की गलती नहीं है। तो कई दफ़े हमें कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ये ऐसी ही हैं। लेट्स डाइव डीप इनटू दिस वीडियो। तो ये है एक युगा साइकिल का चार्ट। ये जो युगा साइकिल का जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इसको प्रेजेंट किया है जोसेफ सेल्बी नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि एक ऑथर हैं। लेकिन जैसे कि ट्विन फ्लेम्स के साथ हुआ है, स्टार सीड्स के साथ हुआ है, वैसे ही युगा साइकिल के साथ भी हुआ है। बहुत सी चीज़ें ये जो हमारे पास वापस आ रही है वेस्टर्नाइज तरीके से आ रही हैं, क्योंकि इंडिया ने डार्क एज के बाद यानी कि ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के बाद जो भी प्रोग्रामिंग उनकी हुई, तो उन्होंने जो अपनी सनातन की जो विद्या है वो उसको छोड़ दिया था। मतलब वो जानबूझ के तो नहीं छोड़ा था, हम ये नहीं कह सकते कि उनकी कोई गलती थी, लेकिन जो भी हुआ वो सनातन की जो बहुत पावरफुल विद्या थी वो तब तक, जब तक इंडिया में थी तब तक भी इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे। और उसी सोने की चिड़िया के लालच में पूरे विश्व भर से उसी सोने की चिड़िया को अपनाने के लालच में बहुत सारे इन्वेडर्स ने इंडिया पे इन्वेड किया और इंडिया को लूटा, डिस्ट्रॉय किया, उसको प्लंडर किया। तो भारत जो है, भारत देश हमारा, ये बहुत ही पावरफुल देश है, ये विश्व गुरु है और आज
यही विश्व गुरु दूसरे देशों में गया, यही एनर्जी ऑफ विश्व गुरु, और कुछ कुछ लोगों को चुना और उन लोगों के द्वारा इस स्टडी को वापस हम तक पहुंचाया। तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि इन्होंने इस स्टडी को क्रिएट किया है, लेकिन हाँ, इन्होंने इस स्टडी को कोलेट करके एक बुक लिखी द युगास, और उसमें इन्होंने इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया। ये बुक का जो ओरिजिनल एडिशन आया था वो 2011 में आया था, और उसी साल मैंने भी अपनी बुक लिखी थी इन द नेम ऑफ लव, अ जर्नी ऑफ फाइंडिंग योर अल्टीमेट सोलमेट। तो मुझे उसी दौरान, उसी के आसपास, बल्कि उससे ही पहले मुझे ऐसे साइंस मिले थे, क्योंकि मैं पहले से ही सनातन की स्टडी करती आ रही हूँ, बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मुझे भी ऐसे साइंस मिले थे कि युग परिवर्तन होने वाला है, और युग परिवर्तन बहुत यूनिक तरीके से होगा। तो मैंने फिर इस चीज़ के बारे में बात करनी शुरू करी। और मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि मेरी ये बहुत सारी बातें लोगों को, मेरे आसपास के लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी, ना ही वो इसमें इंटरेस्ट लेते थे, ना ही उनको ऐसा लगता था कि मैं कोई बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ बोल रही हूँ। मुझे तो ज़्यादातर ऐसे ही लोग मिलते थे पहले, जो कि टोटली संसारिक थे। उन सब में जो नॉन संसारिक लोग थे या जो बहुत मिस्टिकल लोग थे, वो मेरे मास्टर थे। और कोई कोई लोग ऐसे मुझे मिलते थे जिनको देख के मुझे, जिनके साथ बात करके मुझे लगता था कि यार इनको कुछ तो सुपर नेचुरल वर्ल्ड की बातें मैं इनसे कर सकती हूँ। और मैंने अपनी जो बुक थी वो मेरे मास्टर को पढ़ने के लिए दी थी, और उन्होंने उस बुक के लिए मुझे बहुत इनकरेज किया था। तो बस उतना ही मेरे लिए काफ़ी था। मुझे उसके बाद फ़र्क ही नहीं पड़ा कि अब मुझे आगे क्या करना है और क्या नहीं। तो ये जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसका स्पेशल वीडियो बना रही हूँ। आप चाहिए तो अपनी स्नैक्स लेके बैठो, पानी की बॉटल लेके बैठो, क्योंकि ये कोई इतना छोटा वीडियो भी नहीं होने वाला कि 5-10 मिनट का। तो जो युगास है, बेसिकली ये बहुत सालों पहले हमारे जो इंडियन सेजेस थे, इन्होंने इसको बना रखा था, पहले से ये बना पड़ा है, ठीक है। फिर ये धीरे 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 सबके पास पहुंचा, और अब ये विदेशियों के पास पहुंचा, वेस्टर्नर्स के पास पहुंचा, और फिर उनके थ्रू हमारे पास पहुंचा। तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने इस पे वर्क किया उनको बहुत बहुत थैंक यू है। और ऑब्वियसली उनमें भी कुछ स्पेशल पावर्स रही होंगी कि भगवान ने उनको चूज़ किया इस अमेजिंग कार्य के लिए। इसके हिसाब से जो एक्सप्लेनेशन है वो ये कहते हैं कि जो आज के ट्रेंड्स हैं और जो फ्यूचर की इनलाइटनमेंट है, उसमें एक युगा साइकिल 24,000 साल का होता है, ऐसा ये कहते हैं। अब अगर आप हमारे जो सनातन टेक्स्ट पढ़ोगे तो उसमें ये कहते हैं कि जो कलयुग है वो बहुत सालों तक होता है, बहुत बहुत सालों तक, मतलब कि लाखों लाखों सालों तक वो चलता रहता है, राइट। इसमें यूनिक बात मुझे ये लगी है कि जो एक युगा साइकिल होता है वो अर्थ की पूरी लाइफ साइकिल नहीं होता है, लेकिन गोल्डन एज के बाद जाके रीसेट होता है। अर्थ की एनलाइटनमेंट से जुड़ी है मनुष्य की एनलाइटनमेंट भी, क्योंकि अर्थ और मनुष्य ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब जो कोर है। मतलब कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी भी कभी पढ़ते हो तो आपको उसमें समझ में आएगा कि सारे ग्रहों का मेंशन होता है आपकी पत्री में, ठीक है, लेकिन अर्थ नहीं होती कहीं भी। तो 9 प्लैनेट्स की स्टडी है, 9 प्लैनेट से पत्री बनती है, तो उसमें अर्थ कहाँ है। आप किसी भी पंडित जी के पास चले जाओ, किसी भी अच्छे हॉरोस्कोप के दिखाने वाले के पास चले जाओ, किसी भी ज्योतिषी के पास चले जाओ, वो आपको शायद ये सवाल का जवाब नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि ये मुझे भी एज अ डाउनलोड मिला था। जैसे जोसेफ सेल्बी को ये बात बताई गई कि इस पर बुक लिखनी चाहिए, जैसे मैंने इन द नेम ऑफ लव लिखी, उसी तरह से मुझे ये डाउनलोड मिला था। इसको मैंने चैनल किया था, इस इन्फॉर्मेशन को मुझे ये बताया गया था क्लेयरवॉयंस के थ्रू कि अर्थ, हर व्यक्ति अर्थ होता है, हर व्यक्ति यूनिवर्स होता है। इसीलिए ऐसा कहते हैं कि जितने लोग हैं इस धरती पे उतने यूनिवर्सेस होते हैं, उतनी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। लेकिन इसको प्रैक्टिकली समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब आप सोचोगे कि ये 24,000 साल इतने कम कैसे हो सकते हैं, इस तरीके से तो नहीं हो सकता। ये जो डिवीजन है ये डिवाइन ईयर्स में और सोलर ईयर्स में किया जाता है। 12,000 डिवाइन ईयर्स मीन्स 43,20,000 ईयर्स। ये जो 4 युगास हैं ये हमारी ह्यूमैनिटी और डिविनिटी को भी एक्सप्लेन करते हैं। सबसे नीचे है कलयुग, जो कि सबसे कम समय के लिए है। ये सबसे कम समय के लिए इसलिए होता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हैवक क्रिएट करता है।
तो डार्कनेस को इतना समय नहीं मिलता, लेकिन टू बी फेयरनेस दिखाने के लिए, टू बी फेयर, इसमें इनको भी उतना समय मिलता है या इनको उतनी अथॉरिटी मिलती है। तो आप देखेंगे कि ये जो साइकिल बना हुआ है, इसका जो डायग्राम है, ये बहुत ही डिटेल बना हुआ है एक्चुअली। इसमें स्पिरिचुअल एज को बताया है सतयुग, त्रेता को मेंटल एज बताया है, द्वापर को एनर्जी एज बताया है और कलयुग को मटीरियल एज बताया है। और बहुत ही सही तरीके से ये शब्द दिया गया मटीरियल एज, क्योंकि कलयुग के जो लोग हैं उनका सारा का सारा जो मेहनत होती है या सारी की सारी जो लगन होती है, सारी की सारी जो प्लानिंग होती है, वो सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए ही होती है। और इस एज में जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो यूजुअली मटीरियलिस्टिकली ही सक्सेसफुल होते हैं। उनके नेचर को कोई नहीं देखता या वो क्या कर रहे हैं ये नहीं देखता। अगर कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, वो किसी गुटखा के प्रोडक्ट को इंडोर्स करता है तो इट्स ओके, कोई कुछ नहीं कहेगा, वो सही है, क्योंकि वो बहुत रिच है, क्योंकि वो बहुत फेमस है, क्योंकि वो बहुत पैसे वाले हैं, उनको लोग देखने जाते हैं टिकट खरीद के। तो कोई ये नहीं सोच रहा कि वो जिस ब्रांड को इंडोर्स कर रहे हैं, क्या वो ब्रांड इंडोर्स किया जाना चाहिए? क्या ये एक अच्छी बात है कि एक इंटेलिजेंट इंसान, अगर वो स्पिरिचुअली मैच्योर हैं, तो वो एक गुटखा जैसे प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे? नहीं करेंगे ऑब्वियसली, पर वो करते हैं क्योंकि यहाँ पे मटेरियलिस्टिक चीज़ों का ही ज़्यादा बोलबाला होता है। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का असली मतलब क्या है, ये किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं। सतयुग स्टैंड करता है ट्रूथ के लिए, और इस समय पे जो सिंगुलैरिटी होती है ये अपनी पीक पे होती है। सिंगुलैरिटी मतलब बिना डिवीजन की एनर्जी, बिना डिस्टॉर्शन की एनर्जी। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के लोग हों, उनके अंदर पोलैरिटी की एनर्जी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। क्योंकि देखिए, राक्षस तो सतयुग में भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि सतयुग में राक्षस होते हैं, उसी तरीके से कलयुग में भी संत होते हैं। ये दोनों हमेशा ही रहते हैं, लेकिन किसकी अथॉरिटी ज़्यादा है, किसकी पावर ज़्यादा है, उससे फ़र्क पड़ता है। तो अगर तो आप मेटाफिज़िक्स में इंटरेस्टेड है तो ये वाला वीडियो देख के और सुन के आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत इन्जॉय करोगे इसको, क्योंकि ये आप जैसे लोगों के लिए बना है। इसमें मैं जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है कोशिश करूँगी इसमें आ जाए। अगर कुछ भी चीज़ मिस हो जाए, आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसका पार्ट 2 भी बना सकती हूँ। तो सतयुग को कहते हैं स्वर्ण का समय, मतलब गोल्डन एज। क्यों? क्योंकि गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्योर होता है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मेटल होता है। वो सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस को सूट करता है, उसको पहनना भी चाहिए बहुत ज़्यादा। पहले के जितने भी गॉड्स एंड गॉडेसेस थे, वो गोल्ड इसलिए नहीं पहनते थे कि उनको शो ऑफ करना था, बट वो इसलिए पहनते थे कि गोल्ड अच्छा होता है। लेकिन अगर गोल्ड नहीं भी है और आपका दिल ही गोल्डन है तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो इस गोल्डन एज के, सतयुग के और स्पिरिचुअल एज के 4 पिलर्स होते हैं। और मैं आपको ये बात फिर से स्ट्रेस करना चाहती हूँ कि ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये जो मैप चार्ट बता रही हूँ, जिनको भी मैं क्रेडिट दे रही हूँ, क्रेडिट देना तो मुझे अच्छा लगता है, जिसको भी मैं दे सकूँ अगर कोई डिज़र्व करता है, लेकिन क्रेडिट तो इसलिए भी जाता है, सनातन को जाता है, क्योंकि ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये सनातन से ही आ रही है। ये किसी और धर्म में इतनी क्लियर तरीके से नहीं दिखाएगी। और अगेन मैं फिर ये बात बोलना चाहती हूँ कि धर्म शब्द का मतलब रिलीजन नहीं होता। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, लाइफस्टाइल, ड्यूटी। ये इसका असली मतलब है। इसका मतलब रिलीजन, इसको कन्वर्ट किया रिलीजन शब्द में। ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स ने इसको धर्म से रिलीजन बना दिया, असली धर्म यानी कर्तव्य, ड्यूटी से ये बना दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि हम सब लोग आपस में लड़ें, झगड़ें और मर जाएं। वरना जितने भी आप आज की डेट में जो दूसरे धर्मों के लोग देख रहे हो, वो किसी ना किसी समय में सनातनी थे, उनके पूर्वज सनातनी थे। और वो क्यों बदले थे दूसरे धर्म में? धर्म की रक्षा के लिए ही बदले थे। उन्होंने कभी धर्म बदला ही नहीं था, इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी। जैसे कि गुरु नानक देव जी जब भी किसी को कुछ सिखाते थे तो वो उसको कहते थे सिख। सिख नाम था। सिख मतलब लर्न करना, सिक्खी, ये सिखदा है, ये सिख है, ये उनकी भाषा थी, ये ऐसा वो कहते थे। लेकिन उनके जाने के बाद लोगों ने सिखिज्म बना दिया। ऐसे ही बुद्धा के जाने के बाद बुद्धिज्म बना दिया, और सनातन का बना दिया हिंदुइज्म। लेकिन ये केवल एक लाइफस्टाइल है, और ये एक बहुत ही, केवल वर्ड इसके लिए कम है एक्चुअली, केवल जस्ट टू शो कि धर्म नहीं है, रिलीजन नहीं है, लेकिन ये अपने आप में जो कहते हैं सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसीलिए जो भी इस लाइफस्टाइल को जीते हैं वो लोग जो भारतीय हैं वो विश्वगुरु कहलाए गए, और आज भी कहलाए जा रहे हैं और आगे भी कहलाए जाएंगे। गोल्डन एज के 4 पिलर्स हैं, सतयुग के 4 पिलर्स हैं। सबसे पहला पिलर है ट्रुथ।
ट्रुथ यानी कि सच्चाई। सतयुग में जो लोग रहते हैं, जो जीते हैं, वो सच बोलते हैं और उनके सच से लोग ट्रिगर नहीं होते। मतलब अगर आज मैं सच बोलूँ या आप सच बोलो और बाकी लोग आपको दबा दें, आपसे ट्रिगर हो जाएं या आपको हर्ट करें या जो भी करें, तो इसका मतलब वो लोग जो हैं वो सच यारे नहीं हैं। अगेन गुरु नानक देव जी ने शब्द बनाया था कि वे सच्ची यारा होवे कि वे कूड़े टुट्टे पाल। तो सच्ची यारा शब्द उन्होंने बनाया था, विच मीन्स कि आप ना तो गुड हो ना तो बैड हो, आप सच्चे हो। बस सच्चा सच्चा होता है, वो किसी को खटक सकता है और किसी को नहीं खटकता, उससे उसको क्या, वो तो सच है। सच सच होता है और सच कभी कड़वा भी हो सकता है। तो गोल्डन एज का सच, सत्य, उसके बाद तप। तो पहले के लोग बहुत तप करते थे, इनर वर्क करते थे, तपस्या करते थे। उनका सबसे लाइफ का सबसे बड़ा प्रायोरिटी इनर वर्क था। जैसे आजकल क्या हो गया, बाकी दुनिया की सारी चीज़ें प्रायोरिटाइज्ड हैं, बाकी सब प्रायोरिटी है, पैसा कमाना, नौकरी करना, ये करना, वो करना, वहाँ जाना, यहाँ जाना, लेकिन इनर वर्क के नाम पे लोगों को पसीने छूट जाते हैं और लोगों को उसे कभी अपनी प्रायोरिटी बनाना ही नहीं होता। क्योंकि ये वही लोग करते हैं जिनके अंदर, हर इंसान के अंदर भी एक युगा साइकिल चल रहा है दोस्तों, जिनके अंदर सतयुग स्ट्रांग होता है, स्पिरिचुअल होते हैं, स्पिरिचुअली मैच्योर होते हैं, तो वो लोग इनर वर्क को ही अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी बनाते हैं। उनका नंबर 1 प्रायोरिटी होता है इनर वर्क, वॉलंटियरिंग, मिशन वर्क, कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा वो और कुछ ही नहीं करते, बाकी चीज़ें अपने आप होती रहती हैं। जिस दिन ये बात लोग समझ जाएंगे ना कि जब आप कंट्रीब्यूशन करने लग जाओ या फिर जब आप इनर वर्क पे 100% फोकस करो, तो बाकी आपकी जितनी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो अपने आप होती हैं। तो लोग मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागना ही बंद कर देंगे, और ऐसा कलयुग वाले नहीं चाहते। जो कलयुग के रूलर्स हैं, कलयुग के रूलर्स का मतलब मेरा ये है कि जो एनर्जी इस एरा को, इस टाइम को रूल करती है सबसे ज़्यादा, वो एनर्जी कभी भी नहीं चाहती कि आप कंट्रीब्यूटर बनो या आप इनर वर्क करो या आप तपस्या करो। वो नहीं चाहते, क्योंकि अगर आप ऐसा करने लग जाओगे तो आप कोई भी मटीरियलिस्टिक चीज़ नहीं करोगे या आप इतने मटीरियलिस्टिक नहीं होगे। मटीरियलिज्म आपका प्रायोरिटी कभी भी नहीं रहेगा। आपकी प्रायोरिटी रहेगी हमेशा आपकी ड्यूटी, और धीरे धीरे आपको ये भी समझ में आने लग जाएगा कि आपकी ड्यूटी आखिर है क्या, क्योंकि कई लोगों को तो ये नहीं पता कि ना उनका कर्तव्य क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है। फिर तीसरा जो पिलर है वो है दया, मर्सी, काइंडनेस। और चौथा जो पिलर है वो है दान, डोनेशन, चैरिटी। यानी कि ट्रुथ, सत्य, तप, इनर वर्क और दया, मर्सी, काइंडनेस और दान, इन 4 पिलर्स पे बनता है सतयुग। ये चारों चीज़ें बहुत ही प्रोमिनेंट होती हैं स्पिरिचुअलिटी की एज में। तो आप समझ सकते हो कि सतयुग के लोग कैसे होते होंगे। मैक्सिमम लोगों की बात कर रही हूँ, जैसा कि मैंने बताया राक्षस तब भी होते हैं। फिर आता है त्रेता युग, तो इसीलिए इसका नाम है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग। कई बार लोग त्रेता और द्वापर में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो त्रेता के 3 पिलर्स होते हैं, इसलिए उसका नाम त्रेता है। और अब जो है सत्य, जो है सत्य, ये थोड़ा सा कम हो गया यहाँ पे, ठीक है, सत्य चला गया, सत्य का पिलर हटा दिया है। तो अब 3 पिलर्स पे, ये 3 पैरों पे ये खड़ा है। तो जिसमें से कि तपस्या है। कुछ लोग जो उस समय के थे, वो जो ऋषि मुनि साधु थे, वो जंगल में जाते थे, तप करते थे, साधना करते थे। उनके तप और साधना की बदौलत ही बहुत एनर्जी हाई रहती थी अर्थ पे। और जो हमारे प्रभु श्री राम हुए थे त्रेता में, वो हर डिसेंडिंग त्रेता में आते हैं श्री राम। आप सोच रहे होंगे ना कि श्री राम जी तो सिर्फ एक ही बार आते हैं, नहीं, जितनी जितनी बार ये युगा साइकिल होता है उतनी उतनी बार श्री राम प्रभु आते हैं। चलो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको इस पे सुनाती हूँ। लेकिन जैसा मेरे मास्टर ने बोला है, कहानी सुनाने से पहले एक डिस्क्लेमर भी मैं दे देती हूँ। वो ये कहते हैं कि हमें इन बातों पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि श्री राम जी कितनी बार आए, कब आए, क्या किया। बस ये कहानी आपको सिर्फ इसलिए सुनाई जा रही है ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस धरती पर युगा साइकिल कितनी बार आता है और कितनी कितनी बार धर्म की रक्षा करने के लिए प्रभु जो हैं वो पृथ्वी पे आते हैं, हायर एनर्जीज आती हैं। और मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि कलयुग में मास्टर्स आते हैं, असेंडेड मास्टर्स आते हैं। कलयुग में मास्टर्स ही आ सकते हैं, क्योंकि मास्टर्स ही वो एनर्जी होती है। उस टाइम पे विष्णु और लक्ष्मी रीइंकारनेट नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत ही लो हो जाती है अर्थ की वाइब्रेशन, उसमें विष्णु और लक्ष्मी जी का इनकारनेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो कहानी कुछ ऐसी है कि हर बार जब भी श्री राम जी वापस वैकुंठ जाने के लिए तैयार होते हैं, यानी कि अपना जो भी वो लाइफ होती है, श्री राम का जीवन जब कंप्लीट हो जाती साइकिल, तो वो क्या करते थे, वो एक दरार सी होती थी, उसमें अपनी एक अंगूठी गिरा देते थे।
वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे हनुमान जी के सामने वो जाएं, पहला तो। और दूसरा, इसमें एक एम्बिग्विटी है कि क्या श्री राम जी को पता होता था जानबूझ के वो ऐसा करते थे या नहीं, क्योंकि श्री राम जी ने ही हनुमान जी को बहुत सारे बून्स दिए थे। एंड वन ऑफ द मेजर बून ऑफ हनुमान जी इज़ कि वो चिरंजीवी हैं, वो कभी नहीं मरते, हनुमान जी इमॉर्टल हैं। तो फिर हनुमान जी का भी जन्म कैसे होता है, कभी सोचा आपने? हनुमान जी भी तो जन्म लेते हैं ना, और श्री राम जी से पहले ही जन्म लेते हैं। तो ये सारी बातें रीसेट के बाद शुरू होती, यानी कि जब तक रीसेट नहीं होता तब तक हनुमान जी यहाँ पे रहते हैं, सब रहते हैं। लेकिन श्री राम प्रभु जो हैं वो त्रेता में ही चले जाते हैं। फिर उसके बाद द्वापर में कृष्ण बन के भी विष्णु जी का जन्म होता है, अलग रूप में और अलग एनर्जेटिक फॉर्म के साथ। तो वो अंगूठी गिरा देते हैं एक दरार में, एक दरार होती फ्लोर पे, अंगूठी ड्रॉप। उसके बाद वो हनुमान जी को कहते हैं कि हनुमान जाओ, मेरी ये अंगूठी लेकर आ जाओ, ये दरार के अंदर गई है और तुम ही हो जो सूक्ष्म रूप, छोटा सा रूप बना सकते हो और बहुत छोटे आकार में तुम जा सकते हो। तो ओनली यू कैन एंटर दिस दरार, और जाओ, तुम जाओ और लेकर आओ। तो हनुमान जी तो हमेशा श्री राम जी के सारे काम करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं ओके ग्रेट। तो वो चले जाते हैं उसके अंदर, जो क्रैक होता है। जब वो उसके नीचे घुसते हैं तो देखते हैं कि ये तो बहुत ही बड़ा है, ये तो बहुत ही डीप है। तो वो डीप में चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, इतना वो डीप होता है, उसकी डेप्थ खत्म ही नहीं होती। तो वो अंगूठी के लिए जाते हैं। प्रभु श्री राम ने बोला तो हनुमान जी को तो करना ही है वो कार्य कैसे भी। तो अंगूठी को ढूंढते 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 फाइनली बहुत ही पाताल के कौन से कोने में वो पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे जो उस समय वहाँ रह रहे होते हैं वो लोग उन्हें मिलते हैं। तो वो बोलते हैं कि मुझे श्री राम प्रभु ने भेजा है। वो सब ऑब्वियसली कुछ दिव्य होते हैं वो लोग भी, कुछ अलौकिक उसमें घटना होती है। तो कहते हैं अच्छा, आपको श्री राम जी ने भेजा अंगूठी लेने के लिए? तो बोलते हैं हाँ, मैं अंगूठी लेने आया हूँ। कहते हैं अच्छा ठीक है, एक सेकेंड रुको। तो वो आते हैं एक बड़ी सी ट्रे लेके, और उस ट्रे में ऐसी सेम टू सेम पता नहीं कितनी सारी अंगूठियाँ होती, मतलब हज़ारों अंगूठियाँ होती हैं, सेम कलर, सेम डिज़ाइन, सेम स्टाइल की। और वो हनुमान जी से कहते हैं कि देखो हमारे पास इतनी सारी अंगूठियाँ हैं, अब आप बताओ आपको आपकी कौन सी है। क्योंकि हर बार ऊपर से श्री राम जी ये अंगूठी गिरा देते हैं और हमारा काम है, हम तो कलेक्ट करते रहते हैं, और आप भी हर बार ही आते हो लेने। यहाँ डिसेंडिंग त्रेता, और अब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी डिसेंडिंग त्रेता में और असेंडिंग त्रेता में भी, डिसेंडिंग द्वापर में भी और असेंडिंग द्वापर में भी। और एक छोटा सा सीक्रेट रिवील कर देते हैं, इस वक्त हम असेंडिंग द्वापर में हैं। श्री कृष्ण जब आए थे तब डिसेंडिंग द्वापर था, जब महाभारत हुई थी, ठीक है। और आप नोटिस करेंगे कि जो भी जन्म हुए भगवान के, ये मेरे को भी एक डाउनलोड आया, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, पढ़ने में नहीं आएगा शायद से, लेकिन जो जितना भी असेंडिंग टाइम होता है इसमें जो प्रभु हैं वो शक्ति रूप में आते हैं और उनका साथ देते हैं मैस्कुलिन एनर्जी। जैसे कि राम आए तो सीता ने साथ दिया, कृष्ण आए तो राधा ने साथ दिया, ठीक है, शिवा थे तो पार्वती ने साथ दिया। लेकिन असेंडिंग एज में ये स्वॉप हो जाता है, ठीक है। तो अब उस पर बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ। तो त्रेता के 3 पहिए क्या हुए, 3 पैर क्या हुए? तपस, इनर वर्क, और दया, मर्सी, और दान, डोनेशन, चैरिटी। अच्छा, ये बातें जो हैं ये इस बुक में मोस्ट प्रोबेबली मेंशन नहीं है, अब पता नहीं होंगी या नहीं, क्योंकि मैंने बुक नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ ये चार्ट स्टडी किया। फिर आता है द्वापर, द्वापर 2 पैर। ओनली 2 पिलर्स ऑफ ह्यूमैनिटी आर विजिबल, विच इज दया एंड दान। इसीलिए द्वापर में जो लोग होते हैं उनमें दया तो होती है और करुणा होती है, मर्सी होती है, काइंडनेस होती है, और साथ में वो दानी भी होते हैं। लेकिन कलयुग में रह जाता है सिर्फ दान। और आप ये देखिए कि कलयुग की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि दान के नाम पे, डोनेशन के नाम पे भी बहुत से लोग गोरख धंधे चलाते हैं, काले धंधे चलाते हैं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी एनजीओ जो हैं वो खोल लेते हैं, उसके बाद खूब सारा पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन जिसके लिए इकट्ठा करते हैं, जिसके नाम पे इकट्ठा करते हैं, उसका कोई उद्धार नहीं करते। मैं पर्सनली एक एनिमल एक्टिविस्ट हूँ, और मुझे भी बहुत लोगों ने बोला कि आप अपना खुद का एनजीओ खोलो, क्योंकि आप खोलोगे तो अच्छे से खोलोगे। लेकिन मैंने बोला जब तक मैं रेडी नहीं हो जाती हूँ, जब तक मैं इस पूरे चीज़ को समझ नहीं लेती हूँ, तब तक नहीं करेंगे। और हमारे जो मास्टर हैं वो भी यही कहते हैं कि जब तक आप करो अपने पैसों से करो, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जो रहते हैं वो कमा सकते हैं,
वो जॉब कर सकते हैं। लेकिन ये बातें द्वापर वालों को ज़्यादा क्लियर होती हैं और द्वापर में ये चीज़ बेटर हो जाती है। अब बुरे और अच्छे लोग तो हर जगह है, क्योंकि द्वापर इज़ नॉट सत्युग, त्रेता इज़ नॉट सत्युग। तो इसमें उन लोगों की क्वांटिटी उतनी नहीं होगी जितनी सतयुग में होगी, सत्य वचन बोलने वालों की। तो अगर कलयुग में आप सच्चा दान भी कर दो ना, अगर कलयुग में आप सच्चे मन से डोनेशन कर दो, चैरिटी कर दो, तो भी आपने बहुत बढ़िया किया। सच्चा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, लेकिन वो उसमें कुछ फेक और कुछ गलत नहीं होना चाहिए। कि मान लो किसी ने आपको 100 रुपये दिए कि भाई आप किसी को हेल्प कर दो, और आपने वो 100 रुपये अपनी जेब में रख लिए, अपना कुछ खा गए पी गए, तो फिर वो आपने गलत कर दिया। जो कि मैं वही एग्जांपल दे रही हूँ कि बहुत से एनजीओ वाले करते हैं, उनको गवर्नमेंट से फंडिंग मिलती है, लोगों से मिलती है, बट वो अपने पे खर्च कर देते हैं, अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। और बेचारे जानवर, बेचारे वो बच्चे, बेचारे जिनके नाम पे वो बूढ़े बुजुर्ग कलेक्शन होता है, वो ऐसा कैसे ही रह जाता है। पर इसके विपरीत ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो एक एक पाई, मतलब डोनेशन तो लेते ही हैं, साथ में खुद भी जो कमाते हैं वो भी उसमें डाल देते हैं। बहुत तरह तरह के लोग हैं, बहुत लोग, अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, हर तरह के लोग मिलते हैं। लोगों को समझना और ना समझना और लोगों को पहचानना, ये भी एक तरीके का इनर वर्क है। इसमें भी समय लगता है। लोगों से डिटैच होना, ये सीखना आना चाहिए। अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना और हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल भी ना होना, या फिर राइट अमाउंट में प्रैक्टिकल होना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ों के बीच में एक थिन लाइन है, जो थिन लाइन हमको इनर वर्क करके हमें समझ में आती है। तो कलयुग में एक ही अच्छा डीड हो सकता है, वो है दान। लेकिन वो भी नहीं लोग करते, क्योंकि कई लोग तो प्रेस्टीज के चक्कर में क्या करते हैं, दान करते हैं और फिर उसका बड़ा बड़ा प्रमोशन कर देते हैं। आजकल तो ये बहुत ही कॉमन हो गया कि जो भी कोई अच्छा कार्य करता है, चलो दान अलग चीज़ है, लेकिन कोई वैसे भी कोई अच्छा कार्य करता है तो उसकी पब्लिसिटी ज़रूर होती है। एक होता है अवेयरनेस फैलाना, कि हम अवेयरनेस फैलाने के लिए चीज़ें कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं, दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं। और एक होता है सिर्फ इसलिए करना कि आपकी जो इमेज है वो अच्छी बने। और मैंने एक चीज़ और देखी कि जब भी कोई बहुत सही तरह से कार्य करता है ना लोगों के लिए, तो उसको दूसरों के द्वारा थोड़ी बहुत प्रताड़ना मिलना या उसके बारे में लोगों का बुरा बोलना एक्चुअली में सही भी होता है, क्योंकि उससे बंदा हम्बल भी रहता है और सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं आता। एक चेक हो जाता है इंसान की ठीक है, मतलब कि हर इंसान मेरी तारीफ़ नहीं करेगा, हर इंसान मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगा, और करे भी क्यों, मैं थोड़े ना करने वाला हूँ, मैं थोड़े ना डूअर हूँ, डूअर तो कोई और है। मुझे एक बार एक इवेंट में बुलाया गया था जिसमें कि सारे लोगों को अवार्ड दिया जा रहा था। मेरे ख्याल से मेरे को भी कोई अवार्ड दिया था वहाँ पे कुछ करने के लिए, लेकिन मैं समझ गई थी कि यहाँ पे तो काफ़ी सारे ऐसे भी लोग आ रखे हैं जो पैसे लेकर अवार्ड, मतलब पैसे देकर अवार्ड लेते हैं। यानी कि वो जो पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा था, मैंने तो कोई पैसे नहीं दिए थे, मुझे पता भी नहीं था, लेकिन मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग आए हैं जिन्होंने पे किया है कि हम आपको 5,000, 10,000, 30,000 जितने भी देते हैं, और आप बदले में हमारे को एक बढ़िया सा अवार्ड दो, एक बढ़िया सा सर्टिफिकेट दो, और हमारी वाहवाही होएगी और हम उसे सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे, हम यह करेंगे वो करेंगे। तो मुझे बहुत हंसी भी आई थी। मैंने कहा हे प्रभु, ये मैं कहाँ आ गई, पहुँचने को तो मैं हर जगह ही पहुँच जाती हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान जी मुझे नहीं ले गए। तब मुझे और भी बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई दिए जो कि अलग अलग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। इवन ब्यूटी कॉन्टेस्ट मैंने देखे ऐसे हो रहे हैं जिसमें कि औरतों को क्राउन दिया जाता है, लेकिन उस क्राउन की भी पेमेंट ली जाती है कि 30,000, 35,000, 50,000, 60,000, 1,00,000, जितना बड़ा क्राउन, जितना बड़ा शो, जितना बड़ा वो, उतने ज़्यादा पैसे। और जितना आप ऊपर जाते जाओगे फिर हो सकता है कुछ और चीज़ हो सकती है, फिर बहुत ऊपर जाओगे तो हो सकता है बिल्कुल सिर्फ कला और ब्यूटी और वही बॉडीली मटीरियलिस्टिक चीज़ें हों, बात करने का तरीका, प्रेजेंटेबिलिटी, क्योंकि वहाँ पे फिर बड़े बड़े फाइनेंसर्स और प्रोड्यूसर्स और अलग तरह के इन्वेस्टर्स उसमें आ जाते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग के पैसे मिलते हैं। एडवर्टाइजमेंट का ज़माना होता है कलयुग, जहाँ पे किसी भी चीज़ को इल्यूजनरी रूप से आउट ऑफ प्रोपोर्शन बहुत एग्जैजरेट करके दिखाया जाता है, और लोग उसको देखते भी हैं, लोग उसको मान भी लेते हैं कि यही सच है। कि अगर कोई ड्रिंक है, कोई एनर्जी ड्रिंक है, उसके साथ एक बहुत बढ़िया सा टैगलाइन लगा दिया जो कि मोरालिटी और ह्यूमन वैल्यूज़ पे बहुत ऊपर जाता है, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, लेकिन जोड़ दिया उसे किसी ड्रिंक के साथ या किसी नूडल के साथ या किसी प्रोडक्ट के साथ, और ये दर्शाया कि अगर आप ये करोगे ज़िंदगी में तो आपने मतलब फ़तह हासिल कर ली। ठीक, ना
नाम लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा कॉमन है। किसी भी प्रोडक्ट की बात करने की ज़रूरत नहीं। पैकेजिंग में कुछ लिखा होता है, अंदर कुछ और होता है, दिखने में कुछ और होता है, खाने में कुछ और होता है। सब्जियों में भी आजकल इंजेक्शन लगा लगा के लौकियों को इतना बड़ा किया जा रहा है। हमने तो लौकी लगाई थी ऑर्गेनिक, तो वो इतनी बड़ी बड़ी लौकियाँ हमारी हुई थी बिना कुछ डाले, बिना कुछ मिक्स किए। फिर मुझे पता चला कि कई लोग तो इंजेक्शन लगा के भी ऐसा करते हैं, तो वो क्यों करते हैं ऐसा? मुझे तो लगता है कि जब बिना किए भी हो सकता है, बिना मतलब ऐसी कोई आर्टिफिशियल चीज़ के भी आप अच्छा काम कर सकते हो, तो क्यों करते हैं? सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, सिर्फ इनकम बढ़ाने के लिए, कि एक लौकी की बेल में इंजेक्शन लगा दो तो उससे 400-500 लौकियाँ निकलें। मैं जस्ट लौकी का एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि हमारे घर में काफ़ी लौकी होती रहती है किचन गार्डन में, सब्जियां भी बहुत होती हैं, और मैं हमेशा अपने घर वालों को यही कहती हूँ कि देखो मैंने इसमें कोई मिलावट नहीं करी, फिर भी इतनी अच्छी प्रोडक्शन हो रही है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि लोग मिलावट क्यों करते हैं, लोग केमिकल क्यों डालते हैं, लोग दूसरों को बीमार क्यों कर रहे हैं, मतलब क्यों ये गलत चीज़ें होती हैं। हमारी डिमांड और सप्लाई में ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो ये हो रहा है? और प्रॉब्लम्स बहुत हैं, वो फिर हम आगे डिस्कस करते जाएंगे अलग अलग वीडियोस में। इस सारी इन्फॉर्मेशन से इनर वर्क करने वालों को, एनर्जी वर्क करने वालों को बहुत सारी क्लैरिटी मिल सकती है। उनको ये रियलाइज़ हो सकता है कि जैसे जैसे वो अपने इनर वर्क में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये क्वालिटीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, ये पिलर जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके साथ भी ऐड होते जाएंगे। हो सकता है कि आपने शुरुआत करी हो डोनेशन से, चैरिटी से, या आप कहीं जाते हो, आपका मन पसीजता हो, तो आप कहते हो कि चलो मैं यहाँ पे इसको ये हेल्प कर देता हूँ, उसको वो हेल्प कर देता हूँ। या जैसे कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो आप अपने घर वालों का ही बहुत ध्यान रखते हो, उनको बहुत कुछ ला के देते हो, उनके लिए दिन रात मेहनत करते हो, बच्चों को और अपने भाई बहनों को या फिर परिवार के दूसरे जनों को। तो आपके अंदर वो जो दान का भाव है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आपका इनर वर्क बढ़ता है तो आपके अंदर दया, मर्सी, करुणा, कंपैशन ये बढ़ने लग जाता है। और आगे आप जाते हो तो आपके अंदर इनर वर्क की भावना बढ़ जाती है। अब आपको एक डेडिकेटेड इनर वर्क आप करने लग जाते हो। अब रोज़ जाप करोगे, रोज़ रामायण पढ़ोगे या श्रीमद् भगवत गीता पढ़ोगे, ध्यान में बैठोगे, नॉनवेज खाना छोड़ दोगे। नॉनवेज खाना तो खैर जैसे दया मर्सी जागती है, कंपैशन जागता है, तो वो उसमें भी छूट जाता है कई लोगों का। तो फिर आपके अंदर ही एक पिलर जुड़ जाता है, और जैसे ही आपके अंदर सतयुग जग जाता है, आपके अंदर इस सिंगुलैरिटी आ जाती है, डुअलिटी टू सिंगुलैरिटी आपके अंदर वर्क करती है, तो आप सत्य भी बोलते हो, इनर वर्क भी करते हो, मर्सी भी आपके अंदर होती है, और आप दान भी करते हो। आप चारों पिलर्स आपके अंदर एक्टिवेटेड हो जाते हैं। तो ये जो भी मैप आपके सामने है, अगर आप इसको देखोगे तो इसकी जो बिगनिंग है, जो इसका ऊपर का पॉइंट है, उस पर लिखा हुआ है 11,500 BC। तो यहाँ से ये पॉइंट शुरू होता है और सत्य युग चलता है 6,700 BC तक। ये पूरा इसके बीच में ये चल रहा है। और मैंने आपको एक चार्ट और दिखाया था जिसमें मैंने डिवाइन ईयर्स और सोलर ईयर्स मैंने आपको दिखाए थे, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने सोलर ईयर्स ये हुए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि बीच में एक गैप आता है। हर युग परिवर्तन के बीच में एक गैप आता है। वो जो गैप होता है उसे कहते हैं एज ऑफ ट्रांजिशन। और उस गैप के इमीडिएटली बाद फिर वो जो भी वो एज होती है, वो जो भी युगा होता है, वो प्रॉपरली एक्टिवेटेड हो जाता है फुल ब्लोन तरीके से। यहाँ पे जैसे ये ख़त्म होता है सतयुग, तो सतयुग के ख़त्म होने से पहले देखिए एक पॉइंट है जहाँ पे वो एक ब्लॉक सा बना हुआ है। ठीक है, और उसके बाद त्रेता में वैसा ही ग्रे कलर का एक ब्लॉक बना हुआ है। फिर उसके बीचों बीच में त्रेता है 3,000 साल, और वो जो ब्लॉक यानी कि जहाँ से शुरू हो रहा है जहाँ ख़त्म हो रहा है उसके बीच में दिखा रहे हैं 3,600 साल। ये हो गए आपके मेंटल ईयर्स। तो धरती पे ज़्यादातर ऐसे लोग आपको दिखते हैं इस टाइम पे जो कि इनर वर्क कर रहे होते हैं। ज़्यादातर लोग, इनका जो मेंटल एनर्जी होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि जब भी हम अपने आप को इनर वर्क में फोकस रखते हैं तो हमारे अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी आती है, जो भी चीज़ें आती हैं, हम उसको प्रायोरिटी बेसिस पे हम उसे रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं, ताकि बाहरी रूपांतरण, उसका मतलब बाहरी मैनिफेस्टेशन ना होए, बाहरी तरीके से वो ना ऐसा लगे कि बाहर ही कोई दुश्मन है जो आपको तंग करता है, जो आपको ट्रिगर करता है। जो भी है आपके अंदर ही है, उस चीज़ को ध्यान में रख के आप अपना काम करते हैं और साथ में अपनी ज़िंदगी भी जीते रहते हैं। फिर आता है आपका द्वापर। तो जो ये वीडियो है ये इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि हम लोग असेंडिंग द्वापर में, और ये वाला द्वापर जो है ये असेंडिंग नहीं, ये डिसेंडिंग है। यानी कि ये जो साइकिल है ये पूरा ऐसे बना हुआ है, सतयुग से लेके नीचे कलयुग, और फिर कलयुग से लेके वापस सतयुग। तो जब आप इसमें जाते हैं
कलयुग की तरफ, तो आप देखिए वो वाला जो द्वापर है वो थोड़ा डार्क है इन कलर। असेंडिंग वाला जो है वो लाइट ग्रे है और जो डिसेंडिंग वाला है वो डार्क ग्रे है। इसका मतलब ये है कि डिसेंडिंग वाले द्वापर में ऑफ कोर्स जो कलयुग की जो श्राद्ध होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस टाइम पे मेरे ख्याल से पॉजिटिव लोग ज़्यादा होते हैं, नो डाउट, लेकिन गलत काम करने वाले भी होते हैं, वो भी ओपनली घूमते हैं, नेगेटिव प्रोग्रामिंग होती है। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है, क्योंकि उन्होंने जो भी काम किया था उन्होंने ओपनली किया था, बेझिझक किया था, बिना डरे किया था, बिना किसी शर्म के किया था। तो भगवान राम से सीता जी ने पूछा था कि कलयुग में क्या क्या होगा प्रभु, तो क्या धर्म और कर्म नहीं होगा, सीता जी ने पूछा था। तो श्री राम ने कहा था कि धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी, बात बात पे मात पिता को बेटा आँख दिखाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से। ये गाना आप ज़रूर सुनिएगा, इसमें सारी चीज़ें बताई हैं कि कलयुग में क्या क्या होता है। तो कलयुग में एक बड़ा कॉमन हो जाता है लोगों का बेशर्मी दिखाना, और बेशर्म लोगों को एक्चुअली बहुत ज़्यादा उनके लिए तालियां बजती हैं। बेशर्म लोगों को लोग देखने जाते हैं, बेशर्म लोगों की वाहवाही होती है, उनको अवार्ड्स मिल रहे होते हैं, उनको ऐसा दिखाते हैं कि ये भगवान है, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा है, उसमें धर्म भी लोग करेंगे, कर्म भी लोग करेंगे, आपको दिखाई देंगे, लेकिन बेशर्म लोग आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। और आज की डेट में ऐसा कहते भी है ना कि गुड हो या बैड पब्लिसिटी हो, पब्लिसिटी तो पब्लिसिटी है। पहले के टाइम पे होता था कि यार किसी के दामन पे दाग लग जाए, किसी के कालिक पुज जाए, तो वो इंसान दुखी हो जाता था कि यार मेरे को ऐसे क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों कह दिया। जबकि इनर वर्क में यही सिखाते हैं कि कोई कुछ भी बोले, आप अपना काम करते रहो। लेकिन इसको भी इनर वर्क में कन्वर्ट कर दिया है कि जो बेशर्म लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि कोई कुछ भी बोले, तुम अपना काम, अपनी बेशर्मी फैलाते रहो। तो अब जो है ये द्वापर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है 700 BC, जहाँ पे लिखा हुआ है कलयुग की शुरुआत होती है, और फिर 500 मटेरियल एजेस आते हैं जो टोटली अर्थ के मैप में आप देखिए बिल्कुल ब्लैक कलर के हैं। अच्छा, इसका नाम कलयुग क्यों है, इसके लिए भी मुझे बड़ा अच्छा डाउनलोड मिला था बचपन में, तब मैं बहुत छोटी थी, डाउनलोड्स मुझे बचपन से ही आते हैं, तो मैं ये पूछती थी कि ये कलयुग क्यों है। तो क्योंकि महाभारत में कहानी थी जिसमें कि कली आ जाता है हमारे राजा परीक्षित के मुकुट पे। ये कहानी आपने सुनी होगी बहुत दफ़े कि राजा परीक्षित के ही सर पे सबसे पहले कलयुग सवार होता है, क्योंकि उन्होंने ही सोने का मुकुट पहना होता है और उन्होंने कलयुग को ये बोला होता है कि आप सोने में भी आ सकते हो। तो सोना बड़ा ही प्योर मेटल है, इतने प्योर मेटल में भी अगर कलयुग आ सकता है, तो आप सोचिए कि जो आजकल लोग सोना पहन के शो ऑफ करते हैं वो क्यों करते हैं। सोना इसलिए नहीं पहनते कि पवित्रता होगी, सोना इसलिए पहनते हैं क्योंकि भाई हम अमीर हैं, हमारे पास पैसे हैं, इसलिए हम पहन सकते हैं। तो मैंने एक्चुअली उसी कली से ही उसको कंफ्यूज किया था कि कली के नाम पे कलयुग है क्या। तो मुझे क्लेयरवॉयंस वाली डाउनलोड में बताया गया था कि कल युग का एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि इस युग में सब लोग अपने कल में रहते हैं, ज़्यादातर लोग कल में रहते हैं। और कल यानी कि आने वाला या फिर बीत गया, पास्ट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में तो लोग रहते ही नहीं, और प्रेजेंट टेंस में ना रहना, प्रेजेंट टेंस में ना रहना और प्रेजेंट टेंस में ना रहना ही एक सबसे बड़ा मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल इम्बैलेंस का कारण है। सबसे ज़्यादा दुख का, हैवोक का कारण ही यही है कि आप अभी नहीं यहाँ पर हो। आपको एंग्जाइटी होती है तो वो फ्यूचर से जुड़ी है, आपको डिप्रेशन होता है तो आपके पास्ट से जुड़ा है। तो लोगों में अभी उतना कैपेबिलिटी ही नहीं आया है, उन्होंने इतना इनर वर्क ही नहीं किया है कि वो अवेयरनेस में आ सके और ख़ुद को कैच कर सके कि भैया तुम जो हो फ्यूचर में हो। अच्छा, कई लोग क्या होते हैं, वो कैच तो कर लेते हैं कि हाँ मैं फ्यूचर में हूँ या मैं पास्ट में हूँ, लेकिन वो अपने आप को चाहते हुए भी प्रेजेंट में नहीं ला पाते। वो कह रहे होते कि हाँ ये जो मैं सोच रहा हूँ ये अभी का नहीं है, ये नहीं हो रहा, ये ऐसा है वैसा है, लेकिन फिर भी वो वही करते रहते हैं जो वो उनको लगता है कि ये करने से मुझे थोड़ी सी शांति मिलेगी, और शांति तो मिलती ही नहीं है।
सबसे मुश्किल चीज़ जो कलयुग में नहीं मिलती आसानी से वो है पीस ऑफ माइंड, वो है शांति। और मेरे मास्टर के एक डिस्कोर्स में बहुत ही अच्छे से उन्होंने बोला है कि लोग अशांत क्यों हैं, क्योंकि उनको चाह है। जहाँ चाह होती है वहाँ आह होती है। आपने तो सुना होगा जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, राइट। ये भी कलयुग की एक डिस्टॉर्टेड स्टेटमेंट है। असलियत में जहाँ चाह होगी, जहाँ डिज़ायर होगी, वहाँ पे आह होगी, वहाँ पे तकलीफ़ होगी। तो इसीलिए डिज़ायर्स से हमें दूर रहना होता है, या डिज़ायर्स को अपने अंदर से कम करना होता है, क्योंकि आप प्री मैनिफेस्टेड हो, आपकी लाइफ प्री डेस्टिन्ड है। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं कि हाथ में हाथ रख के बैठ जाओ। मैंने कहा ना, इनर वर्क ऐसी चीज़ है, ये अर्थ एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पे एक थिन लाइन को समझना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे इंस्पायर्ड एक्शन के और फोर्स्ड एक्शन के डिफरेंस को समझना पड़ता है, और ये मुश्किल होता है। लेकिन जो समझ जाते हैं फिर वो समझदार होते हैं, और वो अपने जीवन में ये जो पीस ऑफ माइंड है उसको ला सकते हैं। तो मेरे मास्टर ये कहते हैं कि जो लोग पैसों के पीछे परेशान होते हैं, चलो वो भी पैसा फिर भी कमा सकते हैं, उनके अंदर एक प्रकार की अशांति होती है, लेकिन वो भी बीच बीच में शांति कभी कभी महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो लोग फेम और रिकग्निशन के पीछे जाते हैं, जिनका मेन मोटो इन लाइफ सिर्फ नाम कमाना होता है, फेमस होना होता है, उनके अंदर तो शांति कभी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो 24 घंटे सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। दिखने में चाहे वो कैसे भी लगते हों, दिखने में तो बहुत ग्लैमरस भी लग सकते हैं, बहुत पावरफुल भी रख सकते हैं, बहुत रिच भी लग सकते हैं, लेकिन अंतर मन में वो बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, अशांत होते हैं, क्योंकि ये वाली भूख जो है ये कभी नहीं मिटती। पैसे की भूख मिट जाएगी, प्यार की भूख मिट जाएगी, सुंदरता की भूख मिट सकती है थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए, लेकिन वाहवाही बटोरने की और अपना नाम फैलाने की, चाहे वो अच्छे तरीके से फैले या बुरे तरीके से, फैलाने वाला तो बस ये चाहता है कि उसका नाम फैला रहे, और इसकी भूख नहीं मिटती। और सबसे क्रेजी बात यह है कि ये जो नाम वाली भूख होती है ये ज़्यादा दिन रहती भी नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने नाम को फैलाने की कोशिश करोगे तो कितने दिनों तक फैलाओगे? 100 साल, 500 साल? 500 साल तो फैल ही नहीं सकता। बड़े बड़े संत महात्माओं का फैलता है जो फैला ही रहता है, जैसे रूमी आए, गुरु नानक देव जी आए, कबीर जी आए, रहीम जी आए, मीराबाई आई, हमारे श्री राम प्रभु आए। इनका नाम देखो, कोई मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। इनका नाम वैसे ही है ना, हम नाम ले रहे हैं, प्रभु का नाम जपते हैं। जो प्रभु का नाम जपते हैं, जो राम का होता है, वही किसी काम का होता है। लेकिन जो सिर्फ अपना ही नाम बनाने में लगा रहता है, वो भी एक टेम्पररी आइडेंटिटी, इस टेम्पररी शरीर का जो नाम है उसमें लगा रहता है, उसको पंप करता रहता है, तो वो तो बिल्कुल नाकाम इंसान होते हैं। और इतना बड़ा माया का इल्यूजन है, इल्यूजन की ये दुनिया है। कलयुग तो पूरा इल्यूजन से भरा है। तो माया नगरी में माया की नगरी बन जाती, हर जगह पे माया का बोलबाला होता है। तो ऐसा लगता है कि भैया अपना नाम ही कमाना सब कुछ है। मुझे भी बचपन में किसी ने कहा था कि भाई नाम तो ऐसी चीज़ है, अगर तुम अपना नाम कमाओगी ना तो वो सबसे बड़ी बात होती है। अगर तुम टीवी पे आ जाओ एक बार, या अगर तुम यहाँ आ जाओ या वहाँ आ जाओ, तो तुम एकदम ही अमर बन जाते हो। तो आजकल तो भैया सबके घर में टीवी, ये फ़ोन कौन सा किसी टीवी से कम है। आजकल हर इंसान अपना चैनल खोल लेता है, आजकल हर इंसान अपना इंस्टाग्राम चला रहा है। किसी ने प्रिडिक्शन भी की थी कि आने वाले समय में हर इंसान के जेब में एक कंप्यूटर होगा या एक टेलीविज़न होगा। तो वो यही तो है, यही समय तो है। तो पहले ये एक बहुत ही रेयर चीज़ होती थी, पहले इसकी स्कैर्सिटी होती थी। तो अब क्या हो गया, अलग तरीक़ों से लोगों ने इस चीज़ को करना शुरू कर दिया है कि आप किसी फ़लानी मूवी में आ गए तो आपका नाम हो जाएगा, आप किसी फ़लाने शो में चले गए तो आपका नाम हो जाएगा, या आपने कोई फ़लानी चीज़ कर ली जिसको बैठ के कुछ लोग देख रहे हैं तो आपका नाम हो जाएगा। तो अब आप सोचो कि कितने लोग ये चीज़ कर रहे हैं। तो इसमें थिन लाइन कहाँ है? इसमें भी थिन लाइन है। इसमें थिन लाइन ये है कि आप जो भी करो उसे सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए मत करो, उसको भी आप कंट्रीब्यूशन में डालो, प्रभु की सेवा में डालो, वॉलंटियरिंग ड्यूटीज़ में डालो। कोई सही इन्फॉर्मेशन, यानी ये जो 4 पिलर्स हैं, सत्य, तप, दया और दान, इन 4 चीज़ों से अगर आप इन्हें जोड़ोगे तो आप कुछ बढ़िया कर लोगे। और मरना तो सब नहीं है, कितना भी ट्राई कर लो मरना तो है ही। तो फिर ये सब जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लोग इकट्ठा कर रहे हैं, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं, ये सब चला जाएगा। तो धीरे धीरे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये लोगों तक पहुंचेगी, लोग इसको समझेंगे जब कलयुग ख़त्म होगा। तो इस चार्ट के हिसाब से कलयुग, जो डार्क एकदम ब्लैक, जेट ब्लैक वाला कलयुग है, वो ख़त्म होता है 1700 में। यानी कि 1700 के बाद आप देखेंगे विदेश में भी बहुत सारी इन्वेंशंस होने लग गई थी,
और भारत जो था, भारत का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, भारत को इन्होंने सबसे आखिर में आखिर के दिनों में कॉलोनाइज़ किया है और भारत से भी ज़्यादा ये अफ्रीका के पीछे पड़े हैं, क्योंकि ये दो देश ऐसे थे कि जिसमें सबसे ज़्यादा इंडिजिनस नॉलेज थी, सबसे ज़्यादा इंडिजिनस लोग थे। तो इन्होंने यही कोशिश करी, ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स ने, कि इन दोनों देशों की तो कमर ही तोड़ दो, ताकि इनको निकलने में इतना समय लग जाए, कलयुग से निकलने में। पूरी दुनिया में लोग कलयुग से निकल जाएंगे, द्वापर में चले जाएंगे, लेकिन ये सबसे आखिर में निकलेंगे, जबकि इनकी पास ही सबसे ज़्यादा वो जो इन्फॉर्मेशन है इन्हीं के पास है। जितने भी देश या जितने भी सिविलाइजेशंस इंडिजिनस रूप से चले हैं, इंडिजिनस सनातन जिसे हम कहते हैं, लेकिन हर जगह पे इसका नाम सनातन नहीं है, कहीं कहीं पे ये इंडिजिनस मेटाफिज़िक्स के नाम से भी जानी जाती है। स्टडी, मतलब मैंने ये नाम दिया इसको इंडिजिनस मेटाफिज़िक्स, ये ऐसे हर कोई आपको ये बात नहीं बोलेगा, मुझे भी कुछ तो नाम कॉइन करना होता है जो सबसे ज़्यादा बोलने में समझने में आसान रहे। खुद से भी अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप क्या पढ़ाते हो, क्या सिखाते हो, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि मैं इंडिजिनस मेटाफिज़िक्स पढ़ाती हूँ, उसी का वितरण करती हूँ, क्योंकि वही मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सही चीज़ है। और जाते जाते इन्होंने एक चीज़ करी, डिवाइड एंड रूल, और दूसरी चीज़ इन्होंने करी कि हमारे माइंड को प्रोग्राम कर दिया कि हम उनके स्लेव बन के रहे, या उस टेक्नोलॉजी के, उस पद्धति के, उस लाइफस्टाइल के, क्योंकि आप मेंटली जो भी करते हैं, सोचते हैं, आप उसी के स्लेव बन के रह जाते हैं, आप उसी को एनर्जी पंप इन करते हैं। हर युगा में सारा जो गेम है वो एनर्जी का ही है, और द्वापर को तो कहते ही एनर्जी एज है। इसीलिए जब द्वापर की सारी चीज़ें चेंज होती हैं, हील होती हैं, वो पूरा की पूरी जो रीसेट होनी होती है अर्थ, उसकी एनर्जी रीसेट हो जाती है इस एज में, इसीलिए इसको एज ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो 1900 में ये बिल्कुल कलयुग जो है वो ख़त्म हो गया, उसका जो टाइम है ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी 100 ईयर्स मोर लगे और लगते हैं, ऐसा इसमें मेंशन है, इस मैप को देख के अगर आप समझेंगे। 1900s में ही ट्विन फ्लेम, स्टार सीड्स और लाइट वर्कर्स का जन्म होने लग जाता है। कलयुग में तो असेंडेड मास्टर्स बहुत हाई पावरफुल मास्टर्स होते हैं जो अर्थ की बागडोर को संभालते हैं, और उसके बाद ये बागडोर चली जाती है लाइट वर्कर्स के पास। ट्विन फ्लेम, स्टार सीड्स, लाइट वर्कर्स, जितने भी लोग असेंशन में है, ट्रू असेंशन जर्नी में है, फिर ये एनर्जी पंप इन करते हैं, तो असेंडिंग द्वापर होता है। असेंडिंग द्वापर में शक्ति की एनर्जी स्ट्रांग होती है वापस से, क्योंकि ये जो पूरी धरा है, इसको नाम भी धरा ही दिया गया है, ये एक फेमिनिन प्लैनेट है, ये एक फेमिनिन एनर्जी है, और इसके जो रखवाले हैं, इसके जो केयर टेकर्स हैं वो मैस्कुलिन्स हैं, लेकिन हम सब फेमिनिन प्लैनेट का हिस्सा हैं, और शक्ति ही हमारी शक्ति है। और ऐसा भी कहते हैं दोस्तों कि जब ये राक्षस आते हैं तो ये हमेशा नारी शक्ति को ही दबाते हैं, ये बच्चों पे और स्त्रियों पे ही ये सबसे ज़्यादा अटैक करते हैं, क्योंकि स्त्री तो नारी है, शक्ति है, जगत जननी जगदम्बा माँ क्यों कहते हैं, क्योंकि वो ही सारी पावर उसके पास है, तो ये उनको दबाते हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, और इसीलिए काली भी आती हैं। और काली को हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ये काली से तो नहीं कनेक्टेड है कलयुग, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि कलयुग में जब कलयुग का धीरे धीरे अंत होता है ना, तो इन सारे लोगों का भी एकदम से डिस्ट्रक्शन होता है, अंत होता है, जिन्होंने इतना बड़ा अपना हवा बनाया होता है, ये बाद में मारे मारे फिरते हैं, और ये सबके सब पाताल लोक की तरफ भागते हैं, ये सबके सब अंडरग्राउंड हो जाते हैं। आजकल इंटरनेट पे एक न्यूज़ चल रही है कि कुछ बिलियनर्स जो हैं वो अपने अंडरग्राउंड बंकर्स बना रहे हैं। ऐसा क्यों है, वो क्यों यहाँ से भागना चाहते हैं, क्यों वो अंडरग्राउंड जाके रहना चाहते हैं? तो ये अंडरग्राउंड बंकर हुआ क्या, ये तो पाताल लोक ही हुआ ना, एक ऐसी व्यवस्था जो धरती के अंदर जाके, ताकि उनको कोई तंग ना कर सके, या फिर उनका कोई मोटिव है, उनको ऐसा लगता है कि ऊपर तो भाई बहुत डिस्ट्रक्शन होने वाला है, या उन्होंने जो भी चीज़ें यहाँ पे प्लांट करी हैं वो सब चीज़ें विस्फोट करेंगी। विस्फोट का मतलब ये नहीं कि कुछ धमाका होगा, विस्फोट का मतलब ये हो सकता है कि उन्होंने जो भी नेगेटिविटी फैलाई है वो लोगों को इम्पैक्ट करेगी, इफेक्ट करेगी। जैसे ये पेंडेमिक आया, जैसे ये सारी चीज़ें धरती पे आ रही हैं, जगह जगह पे वॉर हो रही है, लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, ये सब क्या है? ये सारा जो है ये एनर्जी को वापस लेने की, शक्ति को उसके स्थान पे पहुंचाने की ये सारी तैयारी चल रही है। और इसमें कुछ अच्छे लोग भी जुड़ गए हैं, और इसमें
कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी जुड़े हुए हैं ऑब्वियसली जिनका सिर्फ अपना ही उल्लू सीधा हो रहा है, लेकिन समय ही बताएगा। समय तो ऑलरेडी आपने देखा इस मैप के हिसाब से भी, चार्ट के हिसाब से सब कुछ ऑलरेडी प्री सेट है। तो फिर द्वापर में देखेंगे अब क्या होता है, क्योंकि नारी शक्ति आगे बढ़ेगी, बच्चों के प्रति लोग ज़्यादा संवेदनशील हो जाएंगे, उनकी एजुकेशन को लेके संवेदनशील हो जाएंगे। लोग ये समझ जाएंगे कि अगर ये जनरेशन, अगर ये बच्चे सही से रहेंगे तो यही आगे का भविष्य बनाएंगे, यही आगे की जनरेशन बनाएगी। और हमारे ये होने से या वो होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इनका सही रहना, इनका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। जो लोग सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए काम करते हैं, अपना ही सारा दिन अपने नाम की जो माला जपते हैं, वो लोग कम होते जाएंगे, उनका पावर कम होता जाएगा जैसे जैसे द्वापर और आगे बढ़ेगा। और जितनी भी ये कन्फ्यूजन्स आ चुकी हैं, सेक्सुअल कन्फ्यूजन जो है वो ठीक होएगा और लोगों का इसमें भी रीसेट होएगा। फिर आएगा त्रेता, फिर आएगा सतयुग, और फिर वापस से सब कुछ रीसेट होके फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आई थिंक मैंने इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगर कोई भी चीज़ आपको लगती है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसमें मैंने अलग अलग तरह के चार्ट्स यूज़ करे हैं जो मुझे दिखे हैं। कुछ तो जोसेफ सेल्बी के बनाए हुए हैं और कुछ और लोगों ने बनाए, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है इस पे किसी की मोनोपोली नहीं है, इस पे किसी का हक नहीं है। ये एक सार्वजनिक इन्फॉर्मेशन है। जैसे सूर्य के बारे में कोई भी बोल सकता है, चंद्रमा के बारे में कोई भी बोल सकता है, ये उस तरह की इन्फॉर्मेशन है। तो ये देखिए इसमें भी लिखा हुआ है डिसेंडिंग नाइट और असेंडिंग डे बीच के साइकिल में। और 2014 से इसमें ये दिखाया जा रहा है कि सबसे जो मेजर चेंजेस आ रहे हैं वो 2014 से आ रहे हैं, जबकि जो द्वापर है इसके हिसाब से, जो चार्ट मैंने अभी आपको दिखाया है इसके हिसाब से तो 1698 AD में ही कलयुग समाप्त हो गया था। और जो कि मेरे हिसाब से 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन इनका एक्सप्लेनेशन मैं समझ रही हूँ ये किस तरह से बोल रहे हैं। जो ब्रैकेट्स मैंने आपको दिखाए थे ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। उसके बाद 2000 में बहुत बड़े शिफ्ट आए और 2020 में तो बहुत ही बड़ा शिफ्ट आया है जिसने कि पूरी धरती को हिला दिया। पहली बार विश्व में ऐसी चीज़ हुई है जो कि ग्लोबल लेवल पे हुई है, ग्लोबल पेंडेमिक हुआ है। वरना कुछ चीज़ें कहीं होती थी और कहीं होती थी, लेकिन इस चीज़ ने पूरी दुनिया को इम्पैक्ट किया है और पूरी दुनिया को ही एक लेसन सिखा दिया है कि ये सब चीज़ें जिसके पीछे तुम भाग रहे हो टेम्पररी है, तो जो परमानेंट है उसके पीछे भागो। जाते जाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक चार्ट और यहाँ पे मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। इसमें भी आप देखिए बहुत ही डिटेल के साथ पूरा ब्रेकअप दिया गया है, साइकिल्स ऑफ ग्लोबल कॉन्शियसनेस। आप इसको खुद भी गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ लिखा है कि कैसे एस्ट्रॉयड एक्सप्लोजन होता है कनाडा के ऊपर, सडन एक्सटिंक्शन होता है मैमथ्स का और क्लोविस लोगों का। अच्छा, जो एज की बात मुझे करनी थी वो यहाँ से मुझे याद आई है। मैंने जो आपको शुरुआत में बोला था, मैं आप उस पर आ जाती हूँ कि जो एज और लाइफ स्पैन है वो कैसे इंक्रीज़ होगा। वो ये होगा कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि सबसे पहले तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो सर्जिकली या फिर केमिकल प्रोसीजर्स के थ्रू या फिर इंजेक्शंस के थ्रू या फिर कुछ ऐसी चीज़ों के थ्रू खुद को जवान करेंगे। मतलब कि एक 80 साल की औरत जिसकी पूरी स्किन लटक जाएगी, जिसके फेस पे झुर्रियाँ होंगी, जिसके जगह जगह से मांस लटक रहा होगा, उसको सर्जिकली वो रिपेयर कर देंगे, सर्जिकली उसको ठीक करके उसको एक जवान औरत बना देंगे, जवान औरत में कन्वर्ट कर देंगे। और ये अभी हो रहा है दोस्तों, ये अभी हो रहा है। अभी आप देखिए टिकटॉक ट्रेंड्स जो सर्जरीज के ऊपर आ रही हैं बिफोर एंड आफ्टर, आप देख के हैरान हो जाओगे कि एकदम बूढ़े बूढ़े लोग जा रहे हैं सर्जरी में और एकदम जवान जवान बन के वापस आ रहे हैं। जितनी सर्जरी शरीर के जितने हिस्से ठीक हो सकते हैं, अगर वो हिस्से ठीक हो जाएंगे तो आदमी दिखने में तो ठीक हो ही जाएगा। फिर रहे उसकी बॉडी के हिस्से, अब किसी का हिप रिप्लेस हो रहा है, किसी का नी रिप्लेस हो रहा है, किसी का कुछ बदल रहा है, किसी का कुछ बदल रहा है, दांत बदल रहे हैं। एक ज़माना था कि किसी के दांत टूट गए तो टूट गए, कुछ नहीं हो सकता उसका, लेकिन अब ऐसा है ही नहीं। दांत टूट गए तो कोई बात नहीं, नए आ जाएंगे। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो इन चीज़ों को नेचुरली कर सकेंगे, यानी कि वो लोग भी हैं जो सर्जिकली कर रहे हैं, शरीर को काट के छेड़ के कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही एक्सटर्नल तरीका है। मतलब अंतर मन में तो आपको पता ही है, जो भी ये बंदा करेगा जो 80 साल का है, अगर वो पूरा जवान होके बाहर निकलेगा तो अंदर से तो वो जानता ही ना कि वो 80 साल का, उसने शरीर के साथ छेड़खानी करी है और उसके बाद ये हुआ है। जिसको मैं गलत नहीं कह रही हूँ, मैं जज नहीं कर रही हूँ, हर इंसान को हक है अपनी ज़िंदगी जीने का। और अगर किसी को जवान होके, किसी को अपने रिंकल्स हटा के, किसी को अपने आपको डेंटिंग पेंटिंग करके खुशी मिल रही है तो क्यों नहीं, अगर उसके पास फंड्स भी हैं तो क्यों नहीं। लेकिन इसी चीज़ को आप नेचुरली भी कर सकते हो, और वो होता है प्रोग्रामिंग के थ्रू, वो होता है हीलिंग के थ्रू, वो होता है थेरेपी के थ्रू। मैं भी ऐसी एक एज रिवर्सल थेरेपी करती हूँ।
आपके अंतर मन में आपको ये सवाल पूछना है कि आपकी असली एज क्या है। क्या आप एक आत्मा हो या फिर आप एक शरीर हो। और ऐसा भी कहते हैं कि जब हमारे अंदर ये रीसेट हो जाती है भावना कि मैं तो ये शरीर हूँ ही नहीं, तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो ज़्यादा समय तक यूथफुल रहते हैं, क्योंकि वो खुश रहते हैं, वो इतनी चिंता ही नहीं करते, वो इतना स्ट्रेस ही नहीं लेते, जो होगी देखी जाएगी। तो एक अलग सा ग्लो आ जाता है उनके चेहरे पे, बिना मेकअप किए, बिना कोई फाउंडेशन लगाए उनके चेहरे पे एकदम ही सुंदर सा ग्लो रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया। तो ये वाले दो तरह के लोग आपको दिखेंगे, इनकी भी ब्रॉड कैटेगरी जैसे मैंने आपको बताई। अच्छा, दूसरे आपको लगेंगे दिखेंगे वो लोग, जैसे मैंने बताया लाइफ स्पैन बढ़ेगी। तो क्या होता है, पहले बहुत सी बीमारियों के इलाज ही नहीं होते थे, बहुत सारी बीमारियों के ट्रीटमेंट ही नहीं होते थे। इवन आज की डेट में जो काम मैं कर रही हूँ, मैं लोगों को एज अ एनर्जी हीलर ठीक करती हूँ। तो कितनी सारी उनकी बीमारियों को हम एनर्जी हीलिंग के थ्रू सही करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि सारी प्रॉब्लम तो एनर्जेटिक ही है, सारे ब्लॉक्स आपके चक्रास में ही हैं, सारे ब्लॉकेज आपके अंदर ही हैं। जब आपके अंदर सब सही हो जाता है तो बाहर आपको सब सही लगने लगता है। लेकिन इसमें आपको प्रैक्टिस भी चाहिए होती है, असाइनमेंट्स भी करने होते हैं, आपको इस पर ध्यान देना होता है, आपको इसको प्रायोरिटी बनाना होता है। आप इस पर रो नहीं सकते, क्रिब नहीं कर सकते, कंप्लेन नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे हटानी होती हैं। तो जो ये सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, जो ऑपरेशन वाले होते हैं, ये फास्ट होते हैं। लोगों को लगता है कि यार इसमें ठीक है, मैं एक ऑपरेशन करा लेता हूँ, एक सर्जरी करा लेता हूँ, ज़्यादा बेटर है, कोई मशीन लगा लेता हूँ शरीर में, कुछ ऐसे टेक्निक कर लेता हूँ। पहले कुछ लोग इसको एक्सटर्नल तरीक़ों से करेंगे और उसके बाद ये धीरे धीरे प्रोग्रामिंग का हिस्सा बनता जाएगा और लोगों को 40, 50, 60, 70, 80 की उम्र तक भी कुछ लोग तो हमेशा जवान लगेंगे और फिर धीरे धीरे उनकी एजिंग होगी। एजिंग तो होगी, ऐसा नहीं है कि द्वापर में और त्रेता में लोग बूढ़े ही नहीं होते, लोग बूढ़े होते हैं तब भी, पर उनका जीवन का जो स्पैन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि अब इनर वर्क करने में ही आपका इतना समय जा रहा है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी के पैदा होते की पहले के 20-25 साल सिर्फ और सिर्फ ध्यान करने में लगा दिए, तो आप सोचो आपकी प्रोग्रामिंग कैसी होगी, आपकी लाइफ कैसी होगी। आप सोचो ज़रा, आप कैसे उठोगे, कैसे बैठोगे, कैसे खाओगे, कैसे पियोगे और कैसी लाइफ को आप अट्रैक्ट करोगे। तो इन्हीं बातों की वजह से पूरे अर्थ की जो एनर्जी है वो शिफ्ट होएगी और इसमें योगदान देते हैं इस वक्त के लोग जो ट्रांजिशनल टाइम में पैदा होते हैं। सबसे बड़ा योगदान इनका होता है, क्योंकि इन्हीं के थ्रू, इन्हीं के द्वारा द्वापर को रीसेट किया जाता है। तो इसी बात पे मैं ये सेशन क्लोज करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम। जय जय राम, जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो हनुमान की जय, बोलो सत्य की जय।